नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का एजेंडा। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज दिल्ली से बड़ी खबर के साथ, जहां ईडब्ल्यूएस कोटे पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगा। संविधान में 103वें संशोधन की चुनौती दी गई है। याचिका में 10% आरक्षण को चुनौती दी गई है। साल 2019 में संविधान संशोधन के तहत इसे लागू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा कानून की वैधता पर फैसला आज सुनाएगा। और देखिए, 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित किया गया था। इसके बाद आज इस फैसले पर क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जाता है, इस पर सभी की निगाहें बनी रहेंगी। न्यूज़ 1 इंडिया पर आपको अपडेट भी मिलती रहेगी, लेकिन ये आज महत्वपूर्ण ये फैसला रहेगा। और इस दौरान ईडब्ल्यूएस कोटे पर यह फैसला आएगा कि इसकी वैधता क्या है। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना रुख आज स्पष्ट करेगा। तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई है, जहां संविधान में 103वें संशोधन को चुनौती दी गई है। साथ ही साथ याचिका में 10% आरक्षण को चुनौती दी गई है। और इसी के साथ साथ साल 2019 में संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस को लागू किया गया था। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ईडब्ल्यूएस कोटा कानून की वैधता पर आज अपना फैसला सुनाएगा। तो देखिए, आपको बताते हैं ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर याचिकाकर्ता का क्या कहना है। आरक्षण का उद्देश्य सामाजिक भेदभाव झेलने वाले वर्ग का उत्थान था। आर्थिक आधार पर आरक्षण संविधान के मूल भावना के खिलाफ। अगर गरीबी आधार है तो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी को भी जोड़ें। यह व्यवस्था 50% आरक्षण सीमा का उल्लंघन है। तो ये याचिकाकर्ता की दलील है। और देखिए, इसी के साथ साथ ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर सरकार की तरफ से भी दलील दी गई है। याचिकाकर्ता की इस दलील के समक्ष वो भी आपको बता देते हैं, जहां सुप्रीम कोर्ट की केंद्र सरकार की ये दलील है कि हर तबके में असमानता मिटाने की कोशिश करना सरकार का कर्तव्य है। ईडब्ल्यूएस को समानता का दर्जा दिलाने के लिए ये व्यवस्था जरूरी है। इस व्यवस्था से आरक्षण पा रहे किसी दूसरे वर्ग को नुकसान नहीं है। 50% आरक्षण सीमा संविधान का प्रावधान नहीं, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। तो ये केंद्र सरकार का स्पष्ट कहना है कि जिस तरीके से 10% आरक्षण के जो पूरी परसेंटेज है, इस पर सवाल उठाए गए, तो इसमें केंद्र सरकार का ये कहना है कि 50% आरक्षण सीमा संविधान का कोई प्रावधान नहीं है, ये बल्कि सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जो कि लागू किया गया है। तो इसके इन ग्राउंड्स पर आप ये नहीं कह सकते कि 10% किसी तरीके से संविधान का उल्लंघन है। ये केंद्र सरकार की तरफ से दलील दी गई है। और चलिए सीधा रुख कर लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी? देखिए, आज महत्वपूर्ण फैसला आना है। ईडब्ल्यूएस किसके जो कोटा है उसकी वैधता पर आज फैसला आना है। सबकी निगाहें इसी पर हैं। क्या कुछ अपडेट है? क्या समय सीमा रहेगी? देखिए, अगर हम बात करें तो थोड़ी देर बाद सुप्रीम कोर्ट में एक इस अहम मसले पर सुनवाई शुरू हो जाएगी और 5 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी। चूंकि पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो फैसला सुरक्षित रखा गया था, तो निश्चित तौर पे आज फैसला ही आने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से कई महीनों से करीब 40 याचिकाएं ईडब्ल्यूएस के खिलाफ दायर की गई थी, जो कि ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो 2019 लोकसभा चुनाव के पहले केंद्र की मोदी सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीब तबके के लिए ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया था और कानून बनाया था। 8 जनवरी 2019 को लोकसभा में इसे पास कराया गया था। 10 जनवरी 2019 को इसे राज्यसभा से पास कराया गया था। हालांकि उस समय ज्यादातर लोगों ने इसका विरोध नहीं किया, ज्यादातर सांसदों ने इसका विरोध नहीं किया था। अगर हम बात करें लोकसभा की तो करीब 3 सांसदों ने विपक्ष में वोट डाला था। तो निश्चित तौर पे करीब 40 याचिकाएं डाली गई थी। सबसे पहली जो याचिका है वो मध्य प्रदेश में कुछ छात्रों द्वारा डाली गई थी और इसका सीधे तौर पर विरोध किया गया था। ऐसे में आज जब 5 जजों की जस्टिसों की जो बेंच बैठेगी, जब तब देखना होगा कि क्या महत्वपूर्ण फैसला सुनाती है। क्योंकि जस्टिस यूयू ललित की बात करें तो वो हाल ही में रिटायर भी होने वाले हैं। इसके अलावा 5 जजों की जो बेंच है उसमें बेला त्रिवेदी की बात करें, जस्टिस महेश्वरी की बात करें, पादरीवाला की बात करें, तमाम ऐसे जो जस्टिस हैं जिन्होंने ईडब्ल्यूएस मामले की सुनवाई की है,
27 सितंबर को सुनवाई हुई थी और फैसला सुरक्षित रखा गया था। इससे पहले अगर हम बहस की बात करें तो 12 सितंबर को भी जोरदार बहस सुप्रीम कोर्ट में हुई थी और तमाम तरीके की दलीलें उधर से भी दी गई थी। ऐसे में हम अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की बात करें या सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की बात करें, दोनों ही लोग सरकार का पक्ष रखेंगे और पहले भी सरकार का पक्ष रखते आए हुए हैं। इसमें साफ तौर पे एक बात कहा गया है सरकार की ओर से कि चूंकि संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि 50% के बाद आरक्षण नहीं दिया जा सकता, चूंकि ये सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला था। ऐसे में संविधान में संशोधन किया गया है और एक बात कहा गया है कि जो कि आर्थिक समानता है वो इससे कहीं ना कहीं होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार करीब 4 से 5 वकीलों ने याचिकाएं दायर की, 40 से ज्यादा याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में सुनी गई, उसके बाद एक महत्वपूर्ण फैसला आज किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट सुना सकता है। और कयास लगाए जा रहे हैं कि जो 2 जज हैं वो अलग अलग फैसला अपना सुना सकते हैं। हालांकि जब फैसला आएगा तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। चूंकि जो सुनवाई है वो पूरी हो चुकी है, 27 सितंबर को फैसला सुरक्षित रखा गया है। साफ तौर पर उसमें कहा गया है कि 10% आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं है। जिन याचिकाकर्ताओं ने याचिका डाला है और कहा है कि इससे कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व उन लोगों को मिलता है जिसके लिए ये आरक्षण लाया गया था, उन लोगों को प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ऐसे में सरकार की ओर से भी तमाम दलीलें दी गई और कहा गया कि सामान्य वर्ग में भी कमजोर तबके के लोग हैं जिन्हें जरूरत है शिक्षा में आरक्षण की, नौकरी में आरक्षण की, तो अलग अलग बातें कही गई। इसके अलावा कहा गया कि 8 लाख की जो तय आय तय की गई है ईडब्ल्यूएस में वो कहीं ना कहीं ज्यादा है और इससे ये पता चलता है कि सामान्य वर्ग के लोग संपन्न हैं। और इसमें साफ तौर पे कहा गया है कि अगर मासिक आय 66,000 के आसपास है तो इससे कैसे कहा जा सकता है कि वो कमजोर है। लेकिन सरकार ने साफ तौर पे अपना पक्ष रखा और कहा कि सबकी आय ऐसी नहीं है और जो आरक्षण दिया गया है 10% उसमें किसी भी तरीके से संविधान में छेड़छाड़ नहीं किया गया है और उन जातियों के आरक्षण से छेड़छाड़ नहीं किया गया है जो पहले से चला आया है। क्योंकि करीब 49 कुछ प्रतिशत की अगर हम बात करें तो पहले से आरक्षण दिया जाता रहा है, ईडब्ल्यूएस बाद में लाया गया। ऐसे में करीब 27% जो आरक्षण है वो ओबीसी को मिलता है, अनुसूचित जनजाति को कुछ आरक्षण मिलता है, 15% आरक्षण की अगर हम बात करें तो अनुसूचित जाति को मिलता है, 7.5% अनुसूचित जनजाति को आरक्षण मिलता है। इन्हीं सब तमाम दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने सुना है और आज सुप्रीम कोर्ट एक अहम फैसला ईडब्ल्यूएस कोटे में 10% आरक्षण को लेकर सुना सकता है। बिल्कुल पीयूष, देखिए फैसले का तो इंतजार रहेगा, लेकिन किसका पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? क्योंकि देखिए आर्थिक रूप से अगर कोई कमजोर है, अगर उसको आरक्षण दिया जा रहा है तो क्योंकि एससी एसटी और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, बेनिफिट्स को अगर देखते हुए मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं उन्हें आरक्षण दिया जा रहा है। लेकिन सामान्य वर्ग में जिस तरीके से आर्थिक रूप से जो लोग कमजोर हैं उनके लिए खासतौर से आरक्षण का ईडब्ल्यूएस में ये संशोधन रहा है और इसके लिए एक जो इक्वालिटी है की बात की जाती है तो इससे वो मिल रही है। तो इसको लेकर किसका पक्ष ज्यादा मजबूत नजर आ रहा है? देखिए अगर हम बात करें तो चूंकि सुप्रीम कोर्ट जब फैसला सुनाएगा तो स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर किस पक्ष ने अपना जो पक्ष है वो मजबूती से रखा है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि कई वर्षों से ये मांग चल रही थी कि जो सामान्य वर्ग में भी गरीब तबके के लोग हैं उन्हें भी आरक्षण की जरूरत है। हर कोई ऐसा नहीं है कि जो मजबूत स्थिति में है, जिनकी लाखों की आय है, करोड़ों की संपत्ति है। कई लोग ऐसे भी हैं जो आज भी झोपड़ी में रहते हैं। स्वर्ण समाज के अगर हम बात करें सामान्य वर्ग के वो लोग हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं आरक्षण की जरूरत है। और केंद्र सरकार ने इसी को ध्यान में रखते हुए, इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए 2019 में जब कानून में बदलाव किया और ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दिया तो उसमें साफ तौर पे कहा गया कि जो पहले जिन लोगों को, जिन जातियों को या जिन वर्गों को आरक्षण दिया जाता है उसको कम नहीं किया गया है, उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है। जिनको जितना आरक्षण मिल रहा था उतना मिलता रहेगा। इसके बाद
10% का जो अगर हम बात करें 10% उसमें जोड़ा गया है। लेकिन इस बात को लेकर भी कई लोगों को आपत्ति हो गई कि आखिर सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण किस आधार पे दिया जा रहा है, और सीधे तौर पे कई लोगों ने यह कह दिया कि संविधान में ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को स्पष्ट कह दिया कि संविधान में ऐसा नहीं लिखा गया है कि 50% के बाद आप आरक्षण नहीं दे सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला जरूर आया था। तो ऐसे में देखना होगा कि आज सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला सुनाता है। चूंकि 5 जजों की जो बेंच है उसने फैसला अपना सुरक्षित 27 सितंबर को ही रख लिया था। और अगर हम बात करें तो 40 याचिकाएं जो डाली गई थी, तो सबसे ज्यादा जो याचिकाएं हैं वो साउथ बेल्ट से डाली गई थी। और मध्य प्रदेश में पहली याचिका ईडब्ल्यूएस के खिलाफ डाली गई थी। तो कई बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा हुई। कई लोगों ने, जिन लोगों ने विपक्ष विरोध में ईडब्ल्यूएस के याचिका डाला, उन्होंने कहा था कि जो समानता है उसके लिए ये आरक्षण लाया गया था। ऐसा नहीं है कि शिक्षा और नौकरियों में आरक्षण के लिए लोगों को आरक्षण दिया गया वरीयता के लिए। लेकिन इस बात को सीधे तौर पे चुनौती दी गई है और 4 से 5 जो वकील हैं उन्होंने विरोध में याचिकाएं डाली हुई हैं। और उस पर तीखी जो बहस है वो भी 12 और 13 सितंबर को हुई थी। और आखिरकार 29 सितंबर की अगर हम बात करें तो उस दिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। कई बातों का ध्यान रखा गया है और निश्चित तौर पे थोड़ी देर का वक्त बचा है जब सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस मामले में अहम फैसला आ सकता है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष आपका, बने रहिएगा आप हमारे साथ आगे भी जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां आईटी के रडार पर यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे आईएएस दीपक सिंघल, जहां इनकम टैक्स की तरफ से भेजा गया है पूछताछ के लिए उनको समन। पूर्व सीएम अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते रहे हैं दीपक सिंघल। इनकम टैक्स के ऑपरेशन बाबू साहब की तफ्तीश में सामने आया है उनका नाम। कोलकाता के एक हवाला कारोबारी से पूछताछ के दौरान नाम सामने आया था। सिंघल को इसी सप्ताह इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए बुलाया है। तो वहीं 1982 बैच के तेज तर्रार आईएएस अधिकारी माने जाते हैं दीपक सिंघल। दीपक सिंघल पर 50 करोड़ की अवैध संपत्ति निवेश करने का आरोप है और इसी के लिए उन्हें पूछताछ के लिए सम्मन दिया गया है। तो सिंघल को इसी हफ्ते इनकम टैक्स ने पूछताछ के लिए बुलाया है। उन पर यह आरोप है कि 50 करोड़ की अवैध संपत्ति निवेश किया है उन्होंने और इन्हीं आरोपों के चलते उन्हें सम्मन दिया गया है। पूछताछ की जाएगी अब इस संबंध में आईटी की तरफ से। और आईटी के रडार पर आ गए हैं यूपी के पूर्व मुख्य सचिव रहे आईएएस दीपक सिंघल। इनकम टैक्स की तरफ से पूछताछ के लिए यह समन भेजा गया है। अपडेट करते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ बने हुए हैं। पीयूष, क्या जानकारी, देखिए किस तरीके से आईएएस दीपक सिंघल पर अब आईटी के रडार पर वो आ चुके हैं और उन पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। क्या कुछ इस पूरे मामले में पॉइंट्स निकलकर सामने आ रहे हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से सरकार ने ऑपरेशन बाबू साहब चलाया था और तमाम जो सरकार से जुड़े पूर्व मंत्री की अगर हम बात करें या पूर्व अधिकारियों की बात करें, एक के बाद एक कई ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। उसके बाद ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट 2 चलाया गया और हाल ही में आपने देखा कि इनकम टैक्स के बाद ईडी ने भी इसमें ईडी की भी एंट्री हो गई है। उसके बाद निश्चित तौर पे दीपक सिंघल का भी नाम निकलकर सामने आया है और अगले हफ्ते आईटी ने, इनकम टैक्स ने दीपक सिंघल को बुलाया है और अगले हफ्ते उनसे पूछताछ हो सकती है। चूंकि दीपक सिंघल की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, अखिलेश यादव के काफी करीबी माने जाते हैं, 1982 बैच के आईएएस बताए जाते हैं। तो निश्चित तौर पे दीपक सिंघल एक बड़ा नाम है और चूंकि जिस तरीके से ऑपरेशन बाबू साहब के तहत कई लोगों से पूछताछ हुई थी, ऐसे में कोलकाता के एक हवाला कारोबारी हैं, उनसे जब पूछताछ हुई उसके बाद कहीं ना कहीं दीपक सिंघल का नाम निकलकर सामने आया। तो दीपक सिंघल पर भी काफी गंभीर आरोप लगे हैं। हालांकि जब वो अगले सप्ताह संभवतः इनकम टैक्स ने उन्हें बुलाया है और जब वो आएंगे तो उनसे पूछताछ होगी कि आखिर जो आरोप उन पर लगे हैं, आखिर उन आरोपों की क्या कोई सच्चाई है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अखिलेश यादव के काफी करीबी बताए जाते हैं दीपक सिंघल। और जब सरकार सपा की सरकार थी उस समय दीपक सिंघल का एक तरीके से बोलबाला था, चूंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव भी रहे हैं। तो निश्चित तौर पे दीपक सिंघल को इनकम टैक्स ने बुलाया है और अगले हफ्ते उनसे पूछताछ हो सकती है। बिल्कुल, और देखिए 50 करोड़ की अवैध संपत्ति का निवेश के उन पर आरोप हैं। इसको लेकर इस संबंध में कोई जानकारी मिली है पीयूष?
देखिए, अगर हम बात करें तो जो अवैध संपत्ति के निवेश का आरोप लगा है दीपक सिंघल पर, चूंकि आपने देखा जिस तरीके से तमाम अधिकारियों के पूर्व अधिकारी जो रहे हैं सरकार में, वरिष्ठ पदों पे रहे हैं, उनसे पूछताछ हुई थी, उनसे जुड़े हुए लोगों से पूछताछ हुई थी कि क्योंकि जब भी एक अधिकारी होता है तो उनसे तमाम लोग जुड़े होते हैं और तमाम कारोबारी जुड़े होते हैं, कई कारोबारियों का काम अधिकारी निकलवाते हैं, ऐसा भी आरोप लगता रहता है। तो ऐसे में दीपक सिंघल का भी नाम निकलकर सामने आया है, चूंकि जो हवाला कारोबारी से पूछताछ हुई थी कोलकाता के, तो उसमें कहीं ना कहीं दीपक सिंघल का नाम निकलकर सामने आया है। इसके बाद इनकम टैक्स ने सीधे तौर पे इस मामले में संज्ञान लिया, चूंकि 6 से 7 अधिकारियों ने जो कोलकाता के हवाला कारोबारी है उससे पूछताछ किया था और कई घंटों तक पूछताछ चली थी। उसके बाद दीपक सिंघल का नाम निकलकर सामने आया है। अन्य मामलों में भी सूत्र बताते हैं कि उनका नाम निकलकर सामने आया है, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि अगले हफ्ते दीपक सिंघल से पूछताछ होगी, क्योंकि दीपक सिंघल अपने आप में एक बड़े चेहरे हैं, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्य सचिव रहे हैं, 1982 का आईएएस कैडर के आईएएस रहे हैं, तो निश्चित तौर पे एक बड़ी जो ईडी आईटी की ओर से जो एक तरीके से उन्हें बुलाया गया है, उनसे पूछताछ होगी। उसके बाद संभवतः कुछ और नाम भी निकलकर सामने आ सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेशन बाबू साहब पार्ट 1 की बात करें, पार्ट 2 की बात करें, सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, इससे एक बात स्पष्ट है कि चाहे कोई भी हो, कितने भी महत्वपूर्ण पद पे पहले भी रहा हो या अभी भी हो, किसी को भी सरकार या जो जांच एजेंसियां है जो वो बख्शने वाली नहीं है। बिल्कुल, और देखिए पूछताछ में क्या कुछ खुलासा होता है ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ हिमाचल प्रदेश के चुनाव प्रचार में उतरेंगे, जहां सीएम योगी ऊना, मंडी और सोलन जिलों की विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे। आज तीसरी बार सीएम योगी हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे। करीब आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां पहले भी सीएम योगी आदित्यनाथ कर चुके हैं, और क्योंकि हिमाचल प्रदेश में खास विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जो है जोरों पर हैं, और इसी कड़ी में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा दौरा बताया जा रहा है हिमाचल प्रदेश का, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। और स्टार प्रचारक के रूप में देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। चुनाव हो और सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा ना हो, ऐसा कम देखने को मिलता है। और देखिए इसी सिलसिले में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी आदित्यनाथ का खास दौरा है। इससे पहले भी वो रैलियां कर चुके हैं, प्रधानमंत्री प्रचार प्रसार कर चुके हैं हिमाचल प्रदेश में, और अब सीएम योगी आदित्यनाथ प्रचार प्रसार के लिए आज जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, जहां उनका खास और महत्वपूर्ण दौरा है। 10:50 पर देखिए वो गग्गल एयरपोर्ट कांगड़ा पहुंचेंगे। उनका पूरा कार्यक्रम जो है वो निर्धारित किया जा चुका है, और उसी के अनुरूप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये दौरा रहेगा। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। एसके, देखिए महत्वपूर्ण ये दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का 2024 से पहले विधानसभा चुनाव, यानी कि हिमाचल प्रदेश और गुजरात में लगातार बीजेपी की तरफ से ताबड़तोड़ तैयारियां हो रही हैं, और सीएम योगी आदित्यनाथ एक फायर ब्रांड नेता होने के नाते प्रचार प्रसार के लिए जा रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण और कितना ज्यादा खास हो जाता है सीएम योगी का पहुंचना विधानसभा चुनाव से पहले? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर पहले भी प्रचार करते रहे, और जहां तक हिमाचल प्रदेश का सवाल है, बीजेपी के लिए मुख्यमंत्री एक स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार कर रहे हैं। ये तीसरा मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अब से थोड़ी देर बाद गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने वाले हैं। हालांकि उसके बाद ऊना और सालों जैसे 3 जगहों पर मुख्यमंत्री की अलग अलग विधानसभाओं में रैलियां हैं, और जहां पर वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार करेंगे, उनके लिए वोट मांगेंगे। निश्चित है कि लगातार हिमाचल प्रदेश की जो प्रदेश यूनिट है उसकी तरफ से लगातार ये कहा गया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम उनको दिए जाएं, ज्यादा से ज्यादा मुख्यमंत्री की रैलियां वहां पर लगाई जाएं। यही एक वजह है कि आधा दर्जन से ज्यादा रैलियां मुख्यमंत्री अपने पिछले 2 दौरों में कर चुके हैं, और तीसरे चरण का दौरा आज मुख्यमंत्री का है। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से प्रचार करते हैं, जो उनकी अपनी एक शैली है प्रचार करने की, कहीं ना कहीं वो लोगों को पसंद आ रही है। और सीधे तौर पर बीजेपी की जो रैलियां हो रही हैं उसमें कहीं ना कहीं भीड़ जुट रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री को सुनने के लिए योगी आदित्यनाथ की जो अपनी फैन फॉलोइंग है वो बड़ी संख्या में पहुंच रही है। पहले भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जहां जहां प्रचार किया वहां पर भी हम कहें कि बीजेपी ने अपने वोट प्रतिशत को बढ़ाया,
बढ़ाया, सीटों को गेन किया। यही एक वजह है कि अब जहां जहां भारतीय जनता पार्टी नई जगहों पर जा रही है और चुनाव लड़ रही है, वहां मुख्यमंत्री के कार्यक्रम ज्यादा हम डेंसिटी में लगाए जा रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि मुख्यमंत्री के ज्यादा से ज्यादा कार्यक्रम हो, मुख्यमंत्री की रैलियां हो और मुख्यमंत्री के रोड शो जैसे बहुत सारे आयोजन वहां किए जाएं, ताकि बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी एक कोशिश कर सके कि जो मुख्यमंत्री की फैन फॉलोइंग है उसका कहीं ना कहीं फायदा भारतीय जनता पार्टी को दूसरे प्रदेशों में भी मिले। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। हालांकि आज भी लगातार मुख्यमंत्री के 3 अलग अलग जिलों में कार्यक्रम है, 3 अलग अलग विधानसभाओं में मुख्यमंत्री रैली करेंगे और शाम को करीब 5 बजे मुख्यमंत्री वापस लखनऊ पहुंचेंगे। जी बिल्कुल। और देखिए, ऐसे राजनीति में खास रहता है कि जो भी मॉडल या जो भी काम बेहतर हुआ है उसको ज्यादा से ज्यादा एडवर्टाइज किया जाता है, उसी को लेकर प्रचार किया जाता है। और ऐसे में यूपी मॉडल किस तरीके से लोग उसको सराह रहे हैं ये छुपा नहीं है किसी से, और इसी के लिए हिमाचल प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो पहले जहां भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल को लेकर कहीं ना कहीं देश भर में जाती थी, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम के बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश अपना भी एक मॉडल लेकर आया है और सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश मॉडल लगातार पूरे देश भर में हम कहें कि लोकप्रिय हो रहा है। वजह बिल्कुल साफ है कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, सबसे बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में निवास करती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, निवेश को लेकर बहुत सारे सवाल उठा करते थे, कहीं ना कहीं उन सवालों का जवाब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काम से दिया है। चाहे उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जाल बिछाने की बात हो, चाहे लखनऊ से दिल्ली एक्सप्रेसवे की बात करें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की बात करें, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात करें, और लगातार जिस तरीके से दूसरे एक्सप्रेसवे पर लगातार काम चल रहा है, डिफेंस कॉरिडोर पर काम चल रहा है, तो ये एक अपने तरीके का कहीं ना कहीं मॉडल है उत्तर प्रदेश का कि देश की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला प्रदेश कहीं ना कहीं लगातार अपनी अर्थव्यवस्था को किस तरीके से बूम कर रहा है। कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरीके से काम हुआ है, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो धार्मिक पौराणिक स्थल थे उनको अंतरराष्ट्रीय पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने के लिए काम किया है, ये बहुत सारी ऐसी वजहें हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली लगातार दूसरे प्रदेशों में लोकप्रिय हो रही। यही एक वजह है कि मुख्यमंत्री लगातार सोशल मीडिया पर छाए रहते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया वो माध्यम है कि न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि देश और देश के बाहर रहने वाले लोग भी कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की कार्यशैली से प्रभावित होते हैं और उनको फॉलो करते हैं। यही एक वजह है कि जब मुख्यमंत्री दूसरे प्रदेश में बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर रैलियां करते हैं तो उनकी रैलियों में भीड़ जुड़ती है, लोग उनको सुनने के लिए पहुंचते हैं और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की जो कार्यशैली है उसका फायदा सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी को मिलता भी रहा है। और यही वजह है कि लगातार मुख्यमंत्री के कार्यक्रम दूसरे प्रदेशों में स्टार प्रचारक के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लगे हुए हैं। दूसरी बड़ी चीज यह भी है कि अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के बाद अगर बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा रैलियां कोई करता है तो उसका नाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही है। और लगातार मुख्यमंत्री कहीं न कहीं देश भर में अलग अलग जब चुनाव हुए तो बीजेपी के स्टार प्रचारक के तौर पर लगातार प्रचार करते हुए नजर आए हैं और आज भी मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश में प्रचार करने के लिए अब से थोड़ी देर बाद पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल। और देखिए, इस दौरान बड़ा आश्वासन किस तरीके से रखते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ वहां की जनता को भी अपनी बातों पर किस तरीके से एतबार कराते हैं, ये देखना होगा। बहुत शुक्रिया इसके आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे सहारनपुर से खबर, जहां सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जहां देवबंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है, मां त्रिपुरा देवी बाला सुंदरी मंदिर में पूजा अर्चना की है। रेल मंत्री के साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं। तो बड़ी अपडेट, सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, देवबंद रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया है उन्होंने और इसी के साथ पूजा अर्चना भी करते वो नजर आए। मां त्रिपुरा देवी बाला सुंदरी मंदिर में उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की है। रेल मंत्री के साथ बीजेपी के पदाधिकारी भी मौजूद रहे हैं और खास उनका ये दौरा सहारनपुर का, जहां रेल मंत्री ने निरीक्षण भी किया है, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी की है। देवबंद रेलवे स्टेशन पर क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या तैयारियां हैं, किस तरीके से कोई अव्यवस्था तो नहीं है, इन तमाम चीजों को लेकर उन्होंने समीक्षा भी की है और इसी के बाद उन्होंने पूजा अर्चना भी की है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता मनोज मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, क्या जानकारी? देखिए, सहारनपुर पहुंचे रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और उन्होंने इस दौरान निरीक्षण भी किया है, साथ ही साथ पूजा अर्चना भी वो करते नजर आए, क्या जानकारी? बिल्कुल, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का आज का कार्यक्रम था सहारनपुर का, तो ये आज सुबह रेल मार्ग से सीधा देवबंद पहुंचे और वहाँ उनके स्वागत के लिए यहाँ जो मंत्री हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, विधायक
जिलाध्यक्ष वगैरह सब मौजूद थे और उन्होंने फिर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद ये सीधा वहाँ सिद्धपीठ देवी बाला सुंदरी मंदिर है, वहाँ जाके पूजा अर्चना करके माता का आशीर्वाद लिया। और अब इनका जो अगला कार्यक्रम है, ये लगभग 2 से 3 घंटे अपने कार्यकर्ताओं के बीच रहेंगे और जो आगामी चुनाव है, हमारे नगर निकाय चुनाव है, उसको लेकर आप चर्चा भी करेंगे। बिल्कुल, और देखिए उनके साथ पदाधिकारी भी मौजूद रहे बीजेपी के। बिल्कुल, पदाधिकारी भाजपा के जो जिलाध्यक्ष हैं वो भी मौजूद थे, नगर अध्यक्ष मौजूद रहे, 5 विधायक थे। सब अपने अपनी तरह की जो चुनाव को लेकर जो रणनीति आपस में चल रही है उसको लेकर भी चर्चा करेंगे थोड़ी देर बाद। अभी अलग से बैठक होगी कार्यकर्ताओं के साथ, उसके बाद फिर ये यहाँ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, ठीक है, बहुत शुक्रिया मनोज आपका तमाम जानकारी के लिए। गाजियाबाद खोड़ा में सड़क पर नमाज पढ़ने के मामले में एफआईआर, जहां दरोगा प्रेम सिंह ने मस्जिद के इमाम पर एफआईआर कराई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फोटो पोस्ट कर शिकायत की थी। दीपक विहार स्थित गरीब नवाज मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां दरोगा प्रेम सिंह ने मस्जिद के इमाम पर एफआईआर दर्ज कराई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने फोटो पोस्ट की थी और इसी के साथ शिकायत भी जाहिर की थी। तो वहीं दीपक विहार स्थित गरीब नवाज मस्जिद का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर खोड़ा में सड़क पर नमाज पढ़ने का मामला सामने आया, जिसके बाद एफआईआर की गई है और दारोगा प्रेम सिंह ने मस्जिद के इमाम पर एफआईआर दर्ज कराई है, जहां सड़क पर नमाज पढ़ने का ये पूरा मामला है और इसी को लेकर एफआईआर दर्ज की गई है। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने भी फोटो पोस्ट कर आपत्ति जताई थी और विरोध किया था। दीपक विहार स्थित गरीब नवाज मस्जिद का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, गाजियाबाद से सामने आया है। तो देखिए, सड़क पर नमाज अदा करने के लिए पहले से ही विशेष कानून है और किस तरीके से लगातार प्रतिबंध है इस पर, बावजूद इसके सड़क पर नमाज अदा करने का ये पूरा मामला सामने आया है। दीपक विहार स्थित गरीब नवाज मस्जिद का ये पूरा मामला है। हरदोई से अब खबर, जहां सीएम योगी का निर्देश 15 नवंबर तक गड्ढा मुक्त हो सड़कें, जहां पीडब्ल्यूडी अधिकारी सड़कें कैसे करेंगे गड्ढा मुक्त। 7 नवंबर तक भी नहीं भरे गए सड़कों के गड्ढे। हरदोई में गड्ढा मुक्त अभियान हवाई दिखाई दिया है। हरदोई से कानपुर नेशनल हाईवे में गड्ढे ही गड्ढे हैं। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद के निरीक्षण के बाद भी नहीं सुधरे हैं हालात। अभी तक गड्ढे भरने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। आखिर कैसे हरदोई की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी? तो देखिए, जहां एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं, लगातार पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद की तरफ से गड्ढा मुक्त की तरफ प्राथमिकता दिखाई जा रही है और इस बीच पीडब्ल्यूडी के जो अधिकारी हैं वो प्राथमिकता के साथ इस काम को नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ आशीष चतुर्वेदी जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता, सीधा उन्हीं से जानकारी लेते हैं। आशीष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, किस तरीके से हरदोई की जो हालत है वो खस्ता हाल नजर आ रही है, बावजूद इसके कि प्राथमिकता में रखा गया है गड्ढा मुक्ति अभियान को। देखिए, आपको बता दें 15 नवंबर तक सीएम योगी ने जो आदेश दिया है उत्तर प्रदेश से सारी सड़कों के गड्ढों को उससे मुक्त किया जाए, लेकिन हरदोई जनपद में जिस तरीके से नेशनल जो सड़कें हैं, जो राजधानी को सड़कें जोड़ती हैं, उनमें गड्ढे ही गड्ढे हैं। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जितिन प्रसाद जो पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं, उनका दौरा था, उन्होंने अधिकारियों को फटकार भी लगाई थी। उसके बावजूद अभी भी गड्ढे भरने शुरू नहीं हुए हैं, क्योंकि 7 नवंबर आज हो चुका है और उसके बाद भी गड्ढों को भरने का कार्य, सड़कों को गड्ढे से मुक्त करने का कार्य अभी भी चालू नहीं हुआ है। तो एक बड़ा सवाल है कि 15 नवंबर तक आखिर ये सड़कें कैसे गड्ढा मुक्त होंगी थी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीष सिंह आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर हरदोई से, जहां हरदोई में डेंगू और मलेरिया का कहर लगातार जारी है। डेंगू के 106 मामले सामने आए हैं। बता दें, डेंगू के मरीज, सामान्य बुखार और टीबी के मरीजों को एक ही वार्ड में शिफ्ट किए गए हैं। इस बीच स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही सामने आई है। तो वहीं मच्छरदानी और डेंगू वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। तो देखिए, लगातार डेंगू के मामले जो है तेजी के साथ बढ़ रहे हैं। डेंगू वार्ड में कोई व्यवस्था नहीं की गई है। डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 106 हो गई है। स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही भी सामने आई है, जहां एक साथ मरीजों को एक ही वार्ड में रखा गया है, जो कि अलग अलग बीमारी से ग्रसित हैं। बिना मच्छरदानी के डेंगू वार्ड में
रखा गया है लोगों को, जो कि एक बड़ी लापरवाही है। हरदोई से सामने आया है ये पूरा मामला।